हमें अनाप शनाप ना पढ़ के पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि जब भी सिलेबस होता है इन्हीं से व्यवस्था चलती है। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो चीज़ों को हासिल कर पाएंगे और ज्ञानी बनेंगे, तो हमारे पास से सफलताएं जाती रहेंगी। तो पहली बात तो सिलेबस अपने पास रखो। देखो, राजस्थान का सामान्य परिचय से शुरुआत करता हूँ। राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का अपातंत्र, राजस्थान की नदी, राजस्थान के वन, राजस्थान के खनिज संसाधन, राजस्थान के झील, राजस्थान के झरने, राजस्थान के भौतिक स्वरूप, राजस्थान में खनिज संपदा और करीब 16 टॉपिक ज्योग्राफी के अपने सीईटी में जोड़े हुए। इसके बाद भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का अपातंत्र, भारत के पवन तंत्र, भारत की नदियाँ, भारत के तालाब, भारत की झील, भारत के पर्वत, भारत के पहाड़, भारत के खनिज संसाधन, भारत की जनसंख्या सीईटी में लगे हुए हैं। तो ऐसे करके अपना ज्योग्राफी बेस और ऑल सीईटी का सिलेबस रखें पहले तो अपने पास में। अब मैं राजस्थान से अपनी शुरुआत करता हूँ। देखो विद्यार्थियों, प्रारंभिक अवस्था में अपनी पृथ्वी की यह स्थिति थी, अर्थात हमारी जो पृथ्वी है ये मंदाकिनी नाम की आकाशगंगा में स्थित है। कौन सी आकाशगंगा? मंदाकिनी। बहुत अच्छी, हिंदी बोलते हैं इसे दुग्ध मेखला। तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रारंभिक सिद्धांत है ये सूर्य से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है? सूर्य से। अब जो अगली बात, प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी, इस काल को कहते हैं परमो कार्बोनिफेरस या परमो कार्बोनिफेरस काल में हमारी पृथ्वी 2 खंडों में थी। पृथ्वी के 29% भाग पर स्थलखंड था, स्थलखंड, और पृथ्वी के 71% भाग पर जल राशि थी। क्या था? जल राशि थी। अर्थात जो 29% था पृथ्वी का, इस पर पृथ्वी के वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं पृथ्वी में? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका? क्या एशिया? कंफर्म? हाँ भाई, एशिया, अफ्रीका। भाई कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, कक्षा 9 में, कक्षा 12 में इन चीजों को पढ़ चुके, लेकिन हम नजरअंदाज करते हैं, देखते नहीं है। तो सबसे ध्यान रखें, सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया। कौन सा है? एशिया। क्षेत्रफल जनसंख्या में एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा होता है अफ्रीका, क्षेत्रफल जनसंख्या। ऐसे करके भारत विश्व में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7। महासागर कितने? क्या 3? क्या 5? धन्यवाद, बहुत अच्छे, 4 महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर क्या? अटलांटिक। बहुत अच्छी, पूर्ण सकते हैं। चलो आगे, ठीक है हम लोग। अब सुनो, पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में इसे कार्बोनिफेरस काल कहते हैं या परमो कार्बोनिफेरस या पर्वो कार्बोनिफेरस काल में संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर तो स्थलखंड का विस्तार था और 71% भाग पर जल राशि थी। पृथ्वी की दूसरी अवस्था जिसे हम टार्सिक युग बोलते हैं, इस टार्सिक युग में पृथ्वी 2 खंडों में बटी। उत्तर में तो अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दक्षिण में गोंडवाना, गोंडवाना भूमि या लैंड। ये पृथ्वी की दूसरी अवस्था है। उत्पत्ति काल बता रहा हूँ पृथ्वी का। दूसरी अवस्था उत्तर में तो अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना भूमि, और इनके मध्य में एक उतला सा या छिछला सा सागर बना जिसका नाम था टैथिस सागर। क्या नाम था? टैथिस सागर। अब सभी क्लास ध्यान दो। अब उत्पत्ति पढ़ाएंगे अपने भारत की, राजस्थान की, कैसे भारत और राजस्थान बना। तो दूसरी स्थिति में उत्तर के भाग को क्या कहा गया? बहुत अच्छे। और दक्षिण भाग को, और इनके मध्य में एक उतला सा सागर बना। बहुत अच्छे, टैथिस सागर बना। क्लियर है ना? ये पृथ्वी के दूसरे चरण की स्थिति है। अब सुनो साहब, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो दोनों खंड बने पृथ्वी के, इन दोनों खंडों में संपूर्ण पृथ्वी को बांट दिया गया। कि मैं बात करूं अंगारा लैंड की, मिलान आ जाए। पिछले एक अपने सीजीएल में प्रश्न आया कि यूएसए, इसके बाद
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद पूछे आपके भारतीय प्रायद्वीप, इसके बाद पूछे ऑस्ट्रेलिया। और मिलान करवाइए, विश्व की प्राचीन भूमियों से मिलान कीजिए किससे संबंधित है। तो सबसे ध्यान रखियो, उत्तर के जो क्षेत्र है पृथ्वी के, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, चाहे यूरोप वाला हिस्सा हो, या उत्तरी साइबेरिया रूस वाला हिस्सा हो, ये तो अंगारालैंड के साक्ष्य हैं प्राचीनतम पृथ्वी के। और अपनी जैसे भारत है, अपना राजस्थान है, दक्षिणी अफ्रीका है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्सा है, ये सब गोंडवाना भूमियों के साक्ष्य हैं। अब पृथ्वी की दूसरी अवस्था में ही प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद एक प्रश्न था पिछली बार अपने आगे इसमें कि सामान्यतः राजस्थान की एक विद्वान है हरिवंश सक्सेना जी। कौन से? हरिवंश सक्सेना जी। हरिवंश सक्सेना जी ने 1994 एक किताब लिखी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। कौन सी किताब लिखी? धन्यवाद। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, या राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान के 4 भूआकृति प्रदेश बताए। कितने भूआकृति प्रदेश? 4। इन 4 भूआकृति प्रदेशों में राजस्थान का पहला भूआकृति प्रदेश होता है अरावली। कौन सा होता है? अरावली। दूसरा भूआकृति प्रदेश होता है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। और तीसरा प्रदेश है अपना पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और चौथा भूआकृति प्रदेश है मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश या मरुभूमि। ये राजस्थान के सामान्यतः हरिवंश सक्सेना जी ने 4 भाग बताए। कितने भाग? 4। अब सबरे ध्यान रखना, पिछले आरएस में चित्र मानचित्र बना हुआ था और सेम ये कंडीशन दी हुई थी। और बताइए, मिलान कीजिए किस किन का संबंध किस भूमि से है। तो विश्वोत्पत्ति के दौरान पृथ्वी दूसरे चरण में अपनी जो अरावली है, ये अरावली पर्वत की उत्पत्ति गोंडवाना भूमि से होती है। किससे होती है? गोंडवाना भूमि से। हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति गोंडवाना भूमि से होती है। कैसे होती है? गोंडवाना भूमि से। इसके बाद अपने पूर्वी मैदान की उत्पत्ति तैतीस सागर से। कैसे होती है? तैतीस सागर से। इसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति भी तैतीस सागर से। क्लियर हुई? तो ध्यान रखना, राजस्थान की जो भूआकृति प्रदेश है, 2 की उत्पत्ति तो गोंडवाना भूमियों से। किससे? गोंडवाना भूमियों से। मेरे संग बोलो, अरावली, हाड़ौती पठार, इनकी उत्पत्ति बहुत अच्छी। किससे? गोंडवाना भूमि से। और पूर्वी मैदान और मरुस्थलीय प्रदेश, इनकी उत्पत्ति अपनी किससे? तैतीस सागर से। अब मानो एक बात कोई पूछ ले कि तैतीस सागर से मरुभूमि का संबंध कैसे? तो राजस्थान में जो खारे पानी की झील है ना, एक तो ये साक्ष्य होते हैं कि समुद्रों का पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो खारे होने के कारण हमें यह मिलता है कि राजस्थान में प्राचीन काल में एक समुद्र का विस्तार था। किसका विस्तार था? समुद्र का। और उस समुद्र का नाम था तैतीस सागर। क्या नाम था? तैतीस सागर। और ये अवधि करीब आज से 200 से 300 करोड़ वर्ष पहली बात है, जब पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के दूसरे चरण में ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं बनी। तो अब आप डालो राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। मेरे साथ लिखो, पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में संपूर्ण पृथ्वी को स्थल और जल के आधार पर स्थल और
और जल के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। यहां तक लिखा। अब सुनो सभी क्लास। देखो ये पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था है। पृथ्वी कितने परसेंट भाग पर स्थल है? 29% भाग पर। और ये 29% भाग पर कितने महाद्वीप बसे हुए हैं? के साथ। हाँ, बहुत अच्छे। हर चीज बड़ी न्यो को सीखने का माध्यम होता है। पहले हमने श्रवण करना चाहिए। जितने अच्छे प्रकार से सुनेंगे उतना ही अच्छा सीखना होगा। और जब आंखें में आंसू आएंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आंसू में रोको और अभी बात में पहले गौर करिए। कितने परसेंट भाग पर स्थलखंड है? 29 में। और कितने महाद्वीप है? 7। तो प्रारंभिक आप पहले इस नक्शे को बनाए सेम। बना ली सब? बहुत अच्छे। अब सुनो, पेन बिल्कुल नीचे रख लो। नीचे रखो मेरे भाई, ना तो मैं पेन खाऊं ना आप आदत होगी। हाँ सही है ना? नीचे रखो। अब सुनो भाई, पृथ्वी की अवधि मेरे साथ बोलो, कौन सी अवधि? पर्वकार्बोनिफेरस काल। यह पर्वकार्बोनिफेरस काल के प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी इस प्रकार थी, अर्थात 29% भाग पर स्थल और 71 पर जल। एक जर्मनी मौसम वैज्ञानिक हुआ था, अल्फ्रेड वेगनर। कौन हुआ था? अल्फ्रेड वेगनर। इस अल्फ्रेड वेगनर ने पृथ्वी के प्रारंभिक स्थलखंडों को एक नाम दिया था, पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। अर्थात संपूर्ण जो स्थलखंड थे उनका प्रारंभिक नाम पेंजिया था। कक्षा 9th में, कक्षा 11th हमने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो क्लियर है। और क्लास 16वीं तो कोई बात ही ना। क्लास 16वीं क्या पढ़ी? 11th में ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे। फिर तो पढ़ा होगा कि स्थलखंडों को क्या कहा जाता है? पेंजिया कहा जाता है। तो मेरे साथ साथ लिखो, जर्मनी मौसम विद्वान, जर्मनी मौसम विद्वान अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी मौसम विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने पृथ्वी के स्थलखंडों को, जर्मनी मौसम विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने पृथ्वी के स्थलखंडों को पेंजिया कहा। पेंजिया कहा। और डबल में काले पीले लिखने, जैसे भी अंडरलाइन करे करो, ये याद रखने के माध्यम होते हैं भाई। जैसे अपना पेंजिया है तो पेंजिया लाल पीले और चिलिखो, ऐसा भी करो लेकिन करो। हाँ, तो स्थलखंड का नाम है वो पेंजिया। बहुत अच्छे। आगे लिखो तथा, हाँ इसी में पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करो। हाँ बहुत अच्छे। पृथ्वी के संपूर्ण जल राशि को, पृथ्वी के संपूर्ण जल राशि को पेंथालासा कहा। बोर्ड पे लिख रहा हूं भाई, सभी देखना। पेंथालासा कहा। पेंथालासा, संपूर्ण जल राशि को पेंथालासा कहा। जो मूल रूप में प्रशांत महासागर का भाग था। जो मूल रूप में प्रशांत महासागर का भाग था।
ये चल होंगी अभी कंप्लीट है। अच्छा फर्स्ट ईयर है, बहुत अच्छे। अब सबने सुनो, पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था पर्वकाल में तेरस काल में पृथ्वी के और 78% भाग पर जल राशि थी। सत्य कथा है, सत्य कथा है, हाँ एकदम हाँ कर दी। यही बात तो समझाई कि एकदम आंसू तो बिल्कुल मत लाओ, आंसू रोको, चीज़ों में सीखो सीखो। एक धैर्य बड़ी चीज लेकर है, पहले चीज सुनो। सबसे बड़ा सीखने का माध्यम होता है श्रवण, तो श्रवण करो, उसके बाद जवाब दो। ऐसे नहीं कि फटाक से हाथ उठा दियो और फिर मात खा जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ भाई, पृथ्वी के दूसरे चरण में, पृथ्वी की उत्पत्ति के दूसरे चरण है। कौन सा चरण है? दूसरा। पृथ्वी उत्पत्ति के दूसरे चरण में पृथ्वी को उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग और इनके मध्य में एक उथला सा सागर बना जिसका नाम था तैतीस। क्या था? तैतीस सागर। बहुत अच्छी। और उत्तरी भाग को अंगारा, अंगारा लैंड, और इसी का नाम है लॉरेशिया भूमि। क्या नाम है भाई? लॉरेशिया भूमि। जितना बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सीखने के माध्यम होते हैं। एक बार मैं बोलूँ, एक बार आप बोलो, और खामोखा बोलेंगे तो पृथ्वी की एक दूसरी परत चल रहा है, मैं वह शब्द चिपका दूंगा आपको। कौन सी परत है पृथ्वी की दूसरी? कभी पढ़े हैं? जब हम 11वीं भूगोल पढ़ते हैं तो फर्स्ट होती है अपनी क्रस्ट। क्या होती है? क्रस्ट। और सेकंड शब्द है मेंटल, जो आप अच्छा ना लगेगा, लगेगा ना? बिल्कुल ना लगेगा, तो याद चिपका दूंगा, संतुलित रहेंगे तो। और दक्षिण बना गोड़वाना, गोड़वाना भूमि। ये पृथ्वी की दूसरी चरण या टाट से कब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाट से कब्दी। टाट से कब्दी पृथ्वी इस हिसाब से थे दूसरे चरण में। अब देखो, पृथ्वी उत्पत्ति के दूसरे चरण में पृथ्वी उत्पत्ति के दूसरे चरण में संपूर्ण पृथ्वी को दो स्थलखंड और एक जलीय क्षेत्र में बांटा गया। एक जलीय क्षेत्र में बांटा गया। बिल्कुल। देखो, अब अपने राजस्थान पर आते हैं सर। राजस्थान मैंने बताई 1994 में दो तरह के पैटर्न चले। एक तो आरबीएससी पैटर्न, एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की किताबें होती हैं। आरबीएससी पैटर्न जो 1 से 12 तक की बुक होती हैं, या हमारी 1 से 12 तक की पढ़ाई से आरबीएससी पैटर्न बोलते हैं। और विश्वविद्यालय किताबें। राजस्थान में सर्वमान्य राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का विभाजन हरिवंश सक्सेना जी के अनुसार माना जाता है, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के लेखक हैं साहब। जो राजस्थान का 1994 में राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, ये बुक है भाई, जो हरिवंश सक्सेना जी ने लिखी। इनके अनुसार राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4। तो 1994 में हरिवंश सक्सेना जी ने बुक लिखी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जो यूनिवर्सिटी में सर्वमान्य किताब चलती है। राजस्थान जब हम एमए फाइनल, एमए प्रीवियस करते हैं तो भूगोल की यही किताब चलती है सर्वमान्य। इनके अनुसार राजस्थान के 4, फर्स्ट अरावली, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश पहला भौतिक स्वरूप है राजस्थान का। इसके बाद दूसरी आकर की राजस्थान की हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार है साहब? हाड़ौती का पठार या पठारी भूमि, पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। और तीसरा है अपना पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और चौथा
बताइए राजस्थान की भू-आकृतियों को विश्व की उत्पत्ति के दौरान प्राचीन काल में कौन सी भूमियों से उत्पन्न हुई है? तो सबरे ध्यान दो, अरावली को उत्पन्न किससे? गोंडवाना भूमि से। और हाड़ौती गोंडवाना भूमि से। और पूर्वी मैदान, धन्यवाद। और मरुस्थलीय प्रदेश, बहुत अच्छे, टैक्स रखा। तो स्वयं नक्शा बनाओ फिर लिखेंगे। क्या बेटी? हाँ भाई, अरावली, हाड़ौती, पूर्वी मैदान और मरुस्थलीय प्रदेश, 4 भौतिक प्रदेश हैं। आकृति लिख ली। हाँ भैया लिख लिया, बहुत अच्छे। अब समझा, राजस्थान में 4 भू-आकृति पहचाने थी। इसके बाद सुनो, राजस्थान की जो ये भू-आकृतियां हैं इनमें भी क्रम होता है, सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश बना, इसके बाद लास्ट में कौन सा बना। तो सबसे पहले राजस्थान में अपनी अरावली पर्वतमाला बनी। कौन सी पर्वतमाला बनी? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन युग, और इस युग की अवधि होती है 65 से 70 करोड़ वर्ष पहले। सबसे पहले राजस्थान में अरावली पर्वतमाला बनी, और ये विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? बलित, लेकिन वर्तमान रूप में अवशिष्ट रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन बोलेंगे तो कगार रूप में, भ्रंश रूप में, बलित रूप में या अवशिष्ट रूप में। तो सभी क्लास ध्यान रखना, वर्तमान में अरावली अवशिष्ट रूप में है। कैसे रूप में? अवशिष्ट रूप में। और सबसे पहले कौन सी भू-आकृति बनी? अरावली बनी। इसके बाद राजस्थान में दूसरा नंबर हाड़ौती का पठार, और हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग दूसरे नंबर। और इसके बाद राजस्थान में पूर्वी मैदान, और ये प्रारंभ प्लेस्टोसीन, प्रारंभ प्लेस्टोसीन। कौन से युग में? प्रारंभ प्लेस्टोसीन काल में। और लास्ट में मरुस्थलीय प्रदेश बना राजस्थान में, और ये उत्तर प्लेस्टोसीन काल। तो मेरे संग संग बोलो, अरावली कौन से युग में? कौन सा युग है? धन्यवाद। और हाड़ौती क्रिटेशियस, धन्यवाद। और पूर्व मैदान प्रारंभ प्लेस्टोसीन काल। बोलो, प्रारंभ प्लेस्टोसीन काल। और मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर प्लेस्टोसीन काल में। ऐसे करके राजस्थान की भू-आकृतियों की उत्पन्न हुई। तो इनके संग योग लिखो, इनके कंडीशंस हैं।
लिख ली वैसे? बहुत अच्छी। हाँ मिटाया हुआ? हाँ भैया बिना मिटाए तो लिखूंगा भी काम, तो जरूरी है। हाँ इतना कोर्स का मत करो, क्योंकि बिना मिटाए तो सब जानते हैं। हाँ भाई आगे सुनो, अब राजस्थान पर आते हैं अपने घर। देखो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिकली लेके चलेंगे उतनी स्थायी चीज आएंगी। बैठो मत, प्रैक्टिकल सीखो यहीं की है। देखो सब ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी किस आकार की है ये बताओ। देखो गोलाकार है, अंडाकार है, चतुर्भुजाकार है, षटभुजाकार है, कैसा है? गोलाकार। कन्फर्म 100% है? आप भी बोले ना मेरे भाई, क्योंकि एक कहानी है कि एक अपने ग्रामीण परिवेश में और ईश्वर का नाम बहुत बड़ा एक है। एक बार अपने वहाँ जा रहे तो अपनी एक दादी, जैसे पूरे गांव मेरा हो, दादी कभी राम को नाम ना लियो, तो बड़े बूढ़े मेरा हुए कि कैसे दादी राम का नाम लिखता मैं, तो प्लान बनाए और सारे तरकीब बन के पेश आए दुनिया में। तो एक विज्ञान कही कि भाई आप ऐसा करो, कोई बड़ो सा जो हर रहे जो तुम्हें को ईश्वर कोई नाम है हर, दादी के पर टिक दो और दादी नाम लेगी हर, तो ईश्वर को नाम लग जाएगा। तो दादी ने हारे लाए, दादी की भैया टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी मेरे पास क्यों हटाओ यार, कि दादी नाम नहीं लिया हमको। तो लास्ट में मैं तुमको क्योंकि टॉपिक पढ़ाना है, तो लास्ट में लाऊं भगवान की एक बात करो, दादी हिला के और कोई खड्डों से बनाओ, वो हम पटको, जब तो राम को कृष्ण को कछु को नाम लेगी। तो 2-4 ने दादी ने झलाई और गड्ढे में पटकी। दादी ने वहाँ भी कोई शक है, राम को नाम फिर भी ना लिया दादी। तो भैया नाम ने जरूर ले लो, चीज स्थायी माने, दादी भाई कहानी मत करो। अब तुम सुनो, ये संपूर्ण पृथ्वी है, या आकार है लतवक्ष प्रकार का। कैसा होता है? लतवक्ष शब्द ले या ग्लोबीय देख लो, कभी गोलाकार अंडाकार मत ले, क्योंकि पृथ्वी कभी भी गोलाकार अंडाकार ना है, न गोलीय है। पृथ्वी का आकृति है लतवक्षाकार की, क्योंकि ये ध्रुवंते चपटी हुई अवस्था में पृथ्वी। अब देखो पृथ्वी के मध्य में कल एक रेखा जाकर है, जाको नाम है, का नाम है? पृथ्वी के मध्य में कल एक रेखा जाकर है, क्या नाम है? क्या मकर? क्या विश्वत रेखा? क्या कर्क रेखा? पक्की बताओ। हाँ मत में आपसे जरूर पूछूं, क्योंकि आपने क्लास पढ़ी, क्लास ना पढ़ी नहीं क्यों साहब, एक संघ डायरेक्ट पुलिस की या सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं साहब, हमने सब कुछ छोड़ दिया। क्लास तो पढ़ी है ना, कि ना पढ़ी? मार्कशीट ना है 10वीं 12वीं की है, तो क्लास पढ़ी। अब सुनो सब, यहाँ का नाम रेखा है भूमध्य रेखा। क्या होता है? भूमध्य रेखा। अब नहीं भूलना है सभी क्लास को, भूमध्य रेखा। इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। कैसे खींची जाती है? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। इधर उत्तर से दक्षिण जाने पर इनके मध्य में कभी दूरी कम नहीं होती है। और अक्षांश रेखाएं ऋतु परिवर्तन निर्धारण करती है। क्या निर्धारण करती है? ऋतु परिवर्तन। क्या मैं आपको बताऊं कि यहाँ अपनों जैसे मानो इंडिया बस हो, भारत बस हो, अगर मैं बात करूं भारत की, और यही मैं बात करूं इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड की, ये 2 देश हैं। तो भारत में आजकल बरसात क्या है या भयंकर शीत ऋतु पड़ रही है। कंडीशन अक्षांश निर्धारण करते हैं
ये तो शीत कटिबंध के देश हैं, भारत उपोष्ण कटिबंध का देश है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ऋतु निर्धारण करती हैं। क्या निर्धारण करती हैं? ऋतुओं को बताती हैं सर। वही मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में आजकल भयंकर शीत ऋतु को दौर है, कारण अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं ऋतु निर्धारण करती हैं सर। क्या निर्धारण करें? ऋतुओं। तो पृथ्वी के मध्य से जो रेखा जाती है उसका नाम है भूमध्य रेखा। अब प्रश्न बनता है कि इस भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में? ये भूमध्य रेखा दो भागों में बांटा है पृथ्वी है। एक तो होता है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। बहुत अच्छे। इस भूमध्य रेखा के सापेक्ष अपना राजस्थान राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। एक रेखा होती है पृथ्वी पर 0 से 0, ऐसे बोलते हैं हम ग्रीनविच। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। और ये भी 0 देशांतर होती है। क्या होती है? 0 देशांतर। और 0 देशांतर के सापेक्ष अपना राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी में। क्लियर है एक बात में? अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में? उत्तरी में। उत्तरी में। अब अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके सापेक्ष उत्तरी में, और ये जो ग्रीनविच है इसके सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध। अब प्रश्न बन के आ जाए कि भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान विश्व में कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तीनों प्रश्न क्लियर है ना? एक बार फिर सुनो। अगर अक्षांश बोलो या देशांतर बोलो, पहले अक्षांश। अक्षांशों के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी में। और ये देशांतर या ग्रीनविच, इन देशांतर रेखाओं के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध। और दोनों में के साथ साथ में तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और भारत के सापेक्ष अपना राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो नक्शा देखो और पहले देखो मेरे साथ। भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा के सापेक्ष भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर रेखाओं के सापेक्ष राजस्थान देशांतर रेखाओं के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। नक्शा बनाओ मेरे साथ। भूमध्य रेखा 0 0, यहाँ राजस्थान बनाओ दशमलव चतुर्भुज के समान। और उत्तरी गोलार्ध देशांतर रेखाओं के सापेक्ष राजस्थान 0 0 देशांतर पूर्वी गोलार्ध। दोनों सेम कंडीशन अक्षांश रेखाओं सापेक्ष या राजस्थान लिख लेना सर। राजस्थान या हिंदी में राजस्थान, राजस्थान।
लिख ली भाई। तो बताओ देशांतरों के अनुसार राजस्थान कौन से गोलार्ध में? बहुत अच्छे, धन्यवाद। और अक्षांशों के अनुसार उत्तरी में। आगे देखो, अक्षांश तथा देशांतरों के अनुसार अक्षांश तथा देशांतरों के अनुसार अक्षांश तथा देशांतरों के अनुसार राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आगे पैराग्राफ चेक करके लिखो, भारत के सापेक्ष राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में है। भारत के सापेक्ष राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में है। क्लियर? अब सुनो आगे। हाँ, अब तक जो भी किया, लेकिन अब क्लियर होनी चाहिए हर चीज। अब कक्षा 6 ना, 8 ना, 10 ना आपके वो टीचर ना जो कुर्सी पर जकोरा ले रहे हैं। अब कंटेंट है, मैं अपडेट हूँ, आप अपडेट रखूंगा। तो अब क्लास भी ऑफ है, अब कंपटीशन है, तो अब हर चीज क्लियर करते चलो। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर होनी चाहिए। कोई ऐसा ना कि अब संशय रहेगा ना, फिर कभी नहीं सीखेंगे, क्योंकि अब क्लास ना, अब संशय को दौड़ना, संशय यही क्लियर करो, साथ ही संशय मत छोड़ो। अब सुनो साहब, एक विद्वान टी.एच. हेडले, कौन सा? टी.एच. हेडले। एक विद्वान था टी.एच. हेडले, अपने राजा राम सिंह द्वितीय जयपुर रियासत के। इस भारत के यहाँ चिकित्सा अधिकारी लगे जयपुर रियासत में। तो इन्होंने सर्वप्रथम अपने राजस्थान को और विषम कोण चतुर्भुज कहा था। क्या कहा था? कि राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है सब। और सर्वप्रथम टी.एच. हेडले जी ने कहा, टी.एच. तो राजस्थान को क्या बताया कि राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। किसके समान है? विषम कोण चतुर्भुज के समान। अब आप ये निर्धारण करवाऊंगा, यहाँ लिखूं मैं 23 डिग्री और 3 मिनट। इधर मैंने 30 डिग्री और 12 मिनट। इधर 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 70 मिनट। अब बताइए 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। इनके संग पूर्व लिखूं या पश्चिम लिखूं? भाई कक्षा 8 में, 10 में, 12 में बार बार पढ़े हैं राजस्थान का अक्षांशीय देशांतर विस्तार है। बताओ क्या लिखें? पूर्वी क्या पश्चिमी? पूर्वी। बहुत अच्छे। तो इनके संग लिखेंगे साहब उत्तरी। क्या लिखेंगे? उत्तरी। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको इस प्रदर्शन में इस भूमध्य रेखा सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। तो ध्यान रखना, जो ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा सापेक्ष राजस्थान के हमेशा उत्तरी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? उत्तरी लिखा जाता है। कभी गौर करिए, जब हवाई जहाज जाए ना, ऐसे उड़ते हुए जाए, मान लो हवाई जहाज चला आपने इजराइल से चला और भारत में जहाँ अपने ये जो इंडिया है, यहाँ हम मुंबई लैंड कर रहे हैं। तो ये संपूर्ण पृथ्वी अक्षांश और देशांतर होते हैं। ऐसा नहीं है सर, हाँ रुको सर रुको, जल में आगे डी उतारो, नहीं लैंड गए। हवाई जहाज से कुछ दिखता नहीं है, केवल नीला आसमान दिखता है। वो इस कंप्यूटर स्क्रीन पर केवल अक्षांश और देशांतर आते हैं। तो जब हमें 26 और 28 देशांतर दिखेंगे तो वो को सब जयपुर आपको क्यों रोकेंगे? क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर पता पड़ा है इतने अक्षांश में जयपुर स्थित है। ऐसा ना कि सब रुको रुको, जल महल आगे नहीं छोड़ो, वहां से जल महल नहीं देखेंगे ठीक के अपने, केवल अक्षांश और देशांतरों से पता चलता है कौन सी स्थिति है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतरों को स्थानों की जानकारी के लिए बनाया गया है। हर स्थान को एक पॉइंट रहेगा, फिक्स देशांतर है हर जगह को।
जैसे अपने नीम का भी है, अलवर का, गणपुर, धौलपुर सबका होता है फिक्स। इन्हीं से पता चलता है ना कहाँ है पृथ्वी में। तो देखो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी में राजस्थान है। ये अक्षांश विस्तार है राजस्थान। क्लियर? एक बार बोलो मेरे संग, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में राजस्थान का विस्तार है। विस्तार है। क्लियर है? अब नहीं बोलूंगा दोबारा। हाँ, राजस्थान की ये देशांतर स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक राजस्थान का पूर्वी देशांतरी विस्तार है। अब एक बात क्लियर करो सभी विद्यार्थी, क्या राजस्थान के अक्षांशों के संग उत्तरी लिखा जाता है और राजस्थान के देशांतरों के संग पूर्वी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पूर्वी। बिल्कुल क्लियर है ना? जैसे मान लो अपनी मैं बात करूं डी की, डी मान लो 27 अक्षांश है, तो अक्षांश के संग उत्तरी और देशांतर के संग पूर्वी लिखेंगे। अब देखो राजस्थान उत्तर से दक्षिण और राजस्थान की दूरी 826 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 826 किलोमीटर। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम दूरी है 869 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 869 किलोमीटर। अब देखो मेरे संग राजस्थान की स्थिति, पहले हेडिंग लगाओ राजस्थान की स्थिति। ऐसे लगा के आगे लिखो टी.एच. हेडले ने टी.एच. हेडले टी.एच. हेडले ने राजस्थान को सर्वप्रथम विषमकोण चतुर्भुज के समान कहा। विषमकोण चतुर्भुज के समान कहा। विषमकोण चतुर्भुज के समान कहा। किसने कहा सर? टी.एच. हेडले साहब। और टी.एच. हेडले, हाँ ऊपर को देखो मेरी सुनो आप ध्यान दे। टी.एच. हेडले साहब ब्रिटेन के विद्वान है। कहाँ के विद्वान है? ब्रिटेन के विद्वान है। और एक राजा राम सिंह जयपुर को, और राम सिंह को जयपुर को जो दिशा निर्देश से गेरुए रंग से जयपुर पुतवाओ ना, पहली बार इन्होंने सलाह दी थी कि जयपुर को आप गुलाबी रंग से या गेरुए रंग से पुतवाइए। तो टी.एच. हेडले ने ये दो सजेशन दिए अपने राजस्थान में। एक तो राजस्थान को विषमकोण चतुर्भुज कहा, फिर राजस्थान को गेरुए रंग से पुतवाने के लिए कहा था। और अपना मत देना चाहे तो आप भी दे सकते हैं कि सही नहीं, राजस्थान को 23 डिग्री 3 ना है, राजस्थान को 70 डिग्री 30 मिनट कहेंगे। हमारे अनुसार भूगोल बनाएंगे, बना सकें क्या? ऐसा करें कैसा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो साक्ष्य देवे को हमने बहुत सारे शोध करने होते हैं, और शोध जब सही बैठे तो ही मानक संस्थान होते हैं। जैसे अमेरिका मानक संस्थान है, इन बातों की स्थिति निर्धारित करने को वो सर्च चले गए, उन पर अनुसंधान करना पड़े, जब माने पड़े। ऐसा ना है आज ही हम खड़े गए नहीं साहब तो दोबारा से राजस्थान भूगोल लिखेंगे ना, हमारे अनुसार चलेगा सब कुछ। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शोध चले, ऊपर संस्थान है, वो संस्थान जब माना करने मान लें, जैसे अपने दवाइयाँ होती हैं, इनके पेटेंट चले, इनके सीनियर डॉक्टर होते हैं, उनके भी फिर सीनियर रिसर्च करने वाले होते हैं, वो जब माना करता है कि हाँ मानव के लिए सुरक्षित है, सेफ है, तो ये दवाई मार्केट में आए। ऐसे इनके पहले रिसर्च चली है, हाँ ये स्थिति इतनी है, बनकर जैसे कुछ बना देंगे। ये हर चीज़ कंप्यूटर पे अनुसंधान है क्या यहाँ चीज। तो आगे लिखेंगे 7 सवालों पे।
बताओ साहब, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? अलवर? कौन सा? बहुत अच्छे। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। कल मैं उसको करेंगे, आज थोड़ा सा प्रोग्राम में टाइम दिया हो क्योंकि हमने वहाँ जाना आज एक पार्टी है और हमने अच्छे से हर दिन इतना जरूर है, हर दिन जो चीज़ दिखाई जाए कंटेंट है जो प्रोग्राम में टाइम लगेगा, हर चीज़ हर दिन याद होनी चाहिए साहब आप लोगों ने। आप क्लास में आए, आपकी जो चीज़ बताऊँ